नमस्कार सभी को। ये हमारा ड्यूएलवी पॉडकास्ट का सेकंड एपिसोड होने वाला है और आज हमारे साथ हैं सरताज, जिन्होंने काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्रैक किए हैं और ये हाईएस्ट स्कोरर हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर ड्यूएलवी एग्जाम में। तो इनसे जानेंगे इनकी स्ट्रेटजी क्या थी, इन्होंने कौन से बुक्स फॉलो किए और इन्होंने कितना टाइम डिवोट किया इस एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सरताज के इंट्रोडक्शन से। तो सरताज, सबसे पहले अपना परिचय दें। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम सरताज है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ सेंटर 2 के फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैंने अपना ग्रेजुएशन ड्यू से ही किया है और मेरी बाकी पढ़ाई जामिया मिलिया इस्लामिया से रही है। थैंक यू सर बुलाने के लिए। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने इतने 300+ मार्क्स लाया है इसमें, और तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, मेरी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। सबसे पहले मैं सरताज आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने लॉ क्यों चूज़ किया। जो 3 इयर्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं लॉ के, उन्हें तो वो पहले ग्रेजुएशन करके आते हैं, तो आप क्या पर्पस था लॉ चूज़ करने के बिहाइंड आपका? सर मेरा यूपीएससी का बैकग्राउंड रहा है, जिसकी वजह से मेरा पर्पस था कि मैं लॉ चूज़ करूँ और आगे जुडिशरी के लिए प्रिपेयर करूँ। ओके सरताज, अभी आप देखिए होंगे कि पहले जो लॉ का पेपर आता था उसमें लीगल के पोर्शन काफ़ी ज़्यादा थे, कॉन्स्टिट्यूशन से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते थे। अचानक से ही पैटर्न चेंज हो गया और क्वांट रीजनिंग वगैरह चीज़ें आने लग गई। ठीक है, पूरी तरीके से चेंज हो गया। मैथ पहले काफ़ी कम आता था, अब मैथ्स के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं अभी के एग्जाम में। तो आपका क्या रिएक्शन था, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था सिलेबस को देखने के बाद जो पैटर्न चेंज हुआ उसके रिगार्डिंग? आई फील लकी क्योंकि मेरा बैकग्राउंड साइंस रहा है और मैं जब लॉ में जाना चाहता था और मुझे पता लगा कि पैटर्न चेंज हुआ, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था कि बहुत बेहतर हुआ मेरे लिए। तो बस अच्छा रिएक्शन था और मैंने अपनी तैयारी की और अब आज मैं आपके सामने लॉ सेंटर 2 में हूँ। सरताज, आपने काफ़ी अच्छा मार्क्स स्कोर किया है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस एग्ज़ाम के लिए आपने कितना टाइम डिवोट किया, मतलब कितने घंटे आप दिन में पढ़ते थे और कितना टाइम लगा इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने में। जैसे किन्हीं को 2 महीने में प्रिपेयर हो जाता है, कुछ लोग 1 महीने में प्रिपेयर कर लेते हैं, कुछ लोग 6-6 महीने लगाते हैं इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने में। मतलब साल भर से भी बहुत लोग ऐसे हैं जो साल भर से प्रिपेयर कर रहे होते हैं। आपका कितना टाइम लगा इसमें से, और एवरेज जो स्टडी आपने करी इस एग्ज़ाम को वो कितना था कि आप दिन में कितने घंटे पढ़ते थे? सर मैंने कोई टारगेटेड स्टडी नहीं की थी, मैं ऑलरेडी बेसिकली तैयारी करता था। तो जिसमें सीसाइट की पेपर की वजह से मेरा मैथमेटिक्स और रीजनिंग पर पहले ही पकड़ थी और जब पैटर्न चेंज हुआ तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग का पोर्शन बढ़ गया, जिसने मुझे एक एज प्रोवाइड करा दी। और स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं उसका उनको रिवॉर्ड भी मिलता है। और मैं उनसे कहना चाहूँगा कि इस तरीके से पैटर्न चेंज हुआ है तो अपनी मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीएस वगैरह को इक्वल वेटेज दें और सबकी प्रॉपर बेहतर से तैयारी करें। ओके सरताज, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो मेरे हैं वो पूछते हैं कि टेस्ट सीरीज का क्या सिग्निफिकेंस है, कि वो मुझसे पूछते हैं कि टेस्ट सीरीज लेना बेहतर रहता है या नहीं रहता है, और अगर टेस्ट सीरीज लेना बेहतर रहता है तो कौन सा टेस्ट सीरीज बेहतर रहता है। तो इन सब में स्टूडेंट्स का काफ़ी ज़्यादा डाउट रहता है। तो आप बताओ, क्या आपने टेस्ट सीरीज लिया था इस एग्जाम के प्रिपरेशन के टाइम? सर मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं लिया था, लेकिन टेस्ट सीरीज के इंपॉर्टेंस को लेकर अगर मैं बात करूँ तो मैं आपसे यही कहूँगा कि टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपको अपने आप को जज करने के लिए, आपको ये देखने के लिए कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। आपको पहले ये देखना होगा कि आपका जिस जगह एडमिशन लेना चाहते हैं, आप CLC में एडमिशन लेना चाहते हैं, LC1 में एडमिशन लेना चाहते हैं, LC2 में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो पहले आप ये देखिए कि कहाँ की कट ऑफ कितनी रहती है, अपनी तैयारी करें और उसी के अकॉर्डिंग में टेस्ट सीरीज लगाकर आप अपने आप को जज करें कि आप वहाँ स्टैंड करते हैं या नहीं करते। ओके सरताज, मतलब सरताज आप एक तरह से टेस्ट सीरीज को रिकमेंड कर रहे थे, लेकिन आपने कोई टेस्ट सीरीज नहीं लिया था, इसके बावजूद आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है। सरताज, एक बात मुझे बताया कि जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग क्या होता है तैयारी करने के लिए गाइड प्रेफर करते हैं, कुछ लोग इंडिविजुअल बुक्स में जाना पसंद करते हैं। आपके हिसाब से क्या हमें गाइड उठा लेनी चाहिए, कोई जैसे सिंगल्स के आते हैं गाइड, या फिर यूनिवर्सल की गाइड काफ़ी फेमस है, तो क्या हमें एक पर्टिकुलर गाइड उठा के प्रिपेयर करना चाहिए, इंडिविजुअल बुक्स जैसे कि क्वांट का बुक है या रीजनिंग का इंडिविजुअल बुक है, कंप्यूटर का है, करंट अफेयर का, जीके का, इंडिविजुअल बुक्स से जाने चाहिए? आपके हिसाब से किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए? गाइड कभी भी किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं हो सकती। गाइड आप तब पढ़ें जब आपके पास बहुत कम वक्त हो। अगर आपके पास वक्त है और आप अभी से तैयारी कर रहे हैं तो बेहतर है कि आप बुक्स पर जाएं, और जब आपके पास बहुत कम टाइम हो, आपके कुछ टॉपिक रह जाते हैं, तो आप गाइड की तरफ जाएं, वो बेहतर होगा। मतलब अगर आप कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास 5 से 6 महीने का वक्त है तो हमें बुक्स प्रेफर करना चाहिए, अगर हम पर्टिकुलर बुक्स पे जाएं तो वो हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं उस एग्जाम में। ओके, अब अगर हम बुक्स की बात करें कि अगर जैसे मैथ्स की या क्वांट की या फिर रीजनिंग की, तो पर्टिकुलर बुक्स के बारे में आप अपना बताएं कि आपने कौन कौन से बुक्स फॉलो किए हैं पर्टिकुलरली। जैसे आपने इंग्लिश के लिए कौन सा बुक प्रेफर किया है या फिर क्वांट्स के लिए कौन सा बुक प्रेफर किया है? जैसे कि सर मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं स्पेशल लॉ के लिए तैयारी नहीं कर रहा था,
लेकिन फिर भी जब मैं मैथमेटिक्स अपनी सीसेट के लिए पढ़ता था तो RS अग्रवाल की मैथमेटिक्स, उन्हीं की रीजनिंग, राकेश शर्मा सर की कुछ बुक्स आती हैं मैथमेटिक्स में, मैंने वो देखी थी। साथ में टेस्ट बुक करके एक टेस्ट सीरीज़ आती है, वहाँ से इंग्लिश के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया। और GS के लिए मेरी अलग स्ट्रेटजी रही थी, इसको मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। ओके। तो अब सरताज, अब एक डाउट मतलब स्टूडेंट्स में काफ़ी ज़्यादा है कि करंट अफेयर का जो सिलेबस है या पोर्शन है वो काफ़ी वास्ट है। काफ़ी लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि करंट अफेयर का प्रिपेयर हम कैसे कर सकते हैं। ये काफ़ी वास्ट हो जाता है, एक साल का करंट अफेयर का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है अपने आप में, जबकि वेटेज जो है करंट अफेयर का उतना ज़्यादा नहीं है DU में। तो इस चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए कैसे हम इफेक्टिव वे में करंट अफेयर को कवर कर सकते हैं? आपने क्या किया करंट अफेयर को पढ़ने के लिए? सबसे पहली बात तो ये कि जब आप करंट की बात करते हैं तो आपको एज अ सिटीजन भी अवेयर होना चाहिए कि आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। अगर आप डेली एक स्टडीज तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट वहाँ क्लियर हो जाते हैं। लेकिन जब मैं प्रॉपर करंट के लिए पढ़ता था तो मैं मंथली मैगजीन वगैरह का यूज़ करता था, साथ में कुछ यूट्यूब चैनल आते हैं, मैं उनको देखता था। ओके सरताज, ये जैसे लॉ का एग्जाम है तो क्या हमें लीगल करंट अफेयर भी अलग से पढ़ना चाहिए, या लीगल करंट अफेयर नहीं, मतलब नहीं भी पढ़े तो कोई इशू मतलब नहीं है, हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं? अगर हम स्किप कर सकते हैं इस पार्ट को अगर लीगल को चाहें? अगर हम प्रेजेंट के उसके पैटर्न को देखकर चलें तो लीगल करंट अफेयर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको नज़र नहीं आता एग्जाम पैटर्न में। लेकिन जब आप लॉ के अंदर एंटर करते हैं तो आपको ढेर सारे लीगल टर्म्स देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर आप उनको सीख रहे होते हैं। तो जब आपने सोच ही लिया है कि आपको लॉ में जाना है तो बेहतर है कि आप उनको फोकस करें, भले ही वो एग्जाम में आते हैं या नहीं आते हैं। सरताज, आपसे मेरा नेक्स्ट सवाल ये रहेगा, जैसे इसमें जो 5 सब्जेक्ट्स आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग हो गया या फिर क्वांट हो गया, GK हो गया, तो वेटेज वाइज मुझे बताएं कि इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना रहेगा या किसको ज़्यादा टाइम डिवोट करें। जैसे काफ़ी लोग जैसे क्वांट का जो सेक्शन है अभी काफ़ी ज़्यादा वेटेज हो गया है इनमें से, और या फिर जो इंग्लिश का पोर्शन है उनमें किनको ज़्यादा टाइम डिवोट करें और किनका ज़्यादा वेटेज रहने वाला है आपके हिसाब से? ये स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं हो सकता क्योंकि हर किसी के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स मैटर करते हैं। किसी का मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होता है, किसी का GS बहुत अच्छा होता है, किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। तो बेहतर है कि पहले जो आपका सबसे बेहतर पोर्शन है आप उसको तैयार करें, उसके बाद में आप उन चीज़ों को फोकस करें जो आपका वीक पोर्शन है, आप उसको तैयार करें तो बेहतर होगा। क्योंकि सबसे पहले आप अपने स्ट्रेंथ वाले एरिया में खेलें तो इट विल बी गुड। ओके सर, अगला चीज़ मैं जानना चाहूँगा आपसे कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आपने क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करी हैं? आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताएं। और मैं एक और आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा कि एक तो एग्ज़ाम के बारे में, जब आपको एग्ज़ाम लिख के आए तो आपका क्या रिएक्शन था पेपर को देख के, क्योंकि आप ऑलरेडी काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे चुके हो तो काफ़ी एक्सपीरियंस आपको इनके रिगार्डिंग। तो एक तो पहला कि एग्ज़ाम के बारे में, और दूसरा प्रॉब्लम्स जो आपने फेस की ड्यूरिंग प्रिपरेशन, इन दोनों के बारे में थोड़ा बताइए डिटेल में। अगर आप डिफ़िकल्टीज़ की बात करेंगे, जब मैं तैयारी कर रहा था तब तो बेसिकली मुझे तो कोई ख़ास डिफ़िकल्टीज़ नज़र नहीं आ रही थी क्योंकि मैं ऑलरेडी तैयार था अपने और एग्ज़ाम्स के लिए। और जब मैं एग्ज़ाम देकर आया तब मेरा क्या रिएक्शन था कि मुझे लग रहा था कि मेरी 50+ क्वेश्चंस ठीक हैं तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑन दैट टेस्ट। सो कोई स्पेसिफिक फेयर नहीं था एग्ज़ाम्स का और स्पेसिफिक डिफ़िकल्टीज उस टाइम पर मेरे सामने नहीं थी। और जब जो इसी में एक दूसरा क्वेश्चन ये भी था कि जब आपने एग्ज़ाम दिया तो या एग्ज़ाम का पेपर देखा तो आपका क्या रिएक्शन था? वो पेपर जो SSC के या बैंक के जो पेपर आते हैं उससे काफ़ी इजी था, या कुछ पोर्शन काफ़ी डिफिकल्ट थे, या क्वेश्चन का लेवल कैसा था आपके हिसाब से? इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू टफ, कैसा था? जो एक जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो देते हैं जो स्टूडेंट्स, उनके हिसाब से ये पेपर आसान होने वाला है या टफ होने वाला है? मॉडरेट लेवल कहूँगा। और अलग अलग क्वेश्चन को हम अलग अलग नज़रिए से देखें। मैथमेटिक्स क्वेश्चन को अगर मैं देखूँ तो मेरी स्ट्रेंथ रहा है ताकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मैथमेटिक्स मेरे लिए इजी टू मॉडरेट था, GS मेरे लिए मॉडरेट टू हार्ड था, और इंग्लिश भी मेरे लिए मॉडरेट ही था। और बाकी अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है तो क्वांट में आप बेसिक अच्छा स्कोर करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। सरताज, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका गोल या एम क्या है यहाँ पे लॉ करने के बाद? आप क्या बनना चाहते हैं अपने लाइफ में? अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने स्पेसिफिक कहा था कि मैं जब लॉ करूँगा तो लॉ के बाद मेरा फील्ड होगा जुडिशरी। ओके, आप यानी कि आप जज बनना चाहते हैं। बहुत अच्छा सरताज। सरताज, मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये होगा कि जैसे कि अभी के जो एस्पिरेंट है जो 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? अगर आप एक कोई पर्टिकुलर मैसेज देना चाहो उनको तो आप उन्हें क्या कहना चाहोगे? मैसेज यही रहेगा कि मोटिवेटेड रहिए, आपके पास टाइम है, आप तैयारी कीजिए, अच्छी स्ट्रेटेजीज बनाइए, अपने आप को जज करिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, और लगातार प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द बेस्ट, यू विल बी सिलेक्ट। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा छूट गया सरताज आपसे कि आपने इतना अच्छा स्कोर करने के बाद भी आपने लॉ सेंटर 2 चूज़ किया, जबकि आप कोई भी सेंटर में जा सकते थे। आप
कैंपस लॉ सेंटर में जा सकते थे, आप लॉ सेंटर 1 में जा सकते थे, आपने पर्टिकुलरली लॉ सेंटर 2 ही क्यों चूज किया? इसका रीज़न है टाइमिंग। Okay. मैं पढ़ाई के साथ साथ काम भी करता हूँ, आई एम ए टीचर, तो शाम में मुझे क्लासेस लेनी होती हैं, तो लॉ सेंटर 2 की टाइमिंग मेरे हिसाब से ठीक थी, तो दैट वाज अच्छा, और ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपने इतना अच्छा स्कोर किया क्योंकि आप एक टीचर भी रहे, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा होगा। तो सरताज बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और एक बार फिर से मैं आपको कांग्रेट्स करना चाहूँगा इतना अच्छा रैंक लाने के लिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।